झूठा है। आज अजीब से मन से बात करना पड़ रहा है, बड़ी दुखद खबर के साथ। कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। भाई की हत्या फैजल खान ने षड्यंत्र के तहत करवाई है। मैं हर चीज का पर्दाफाश करूंगा और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फैजल खान हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है। फैजल खान हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जब तक मैं अपने भाई को न्याय नहीं दिला देता हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा। देखिए, जो इंसान अब पुण्य आत्मा अब दुनिया से चली गई, भगवान उनको शांति दे। अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है। लेकिन फिर भी पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे भाई की हत्या हुई है, उसकी सीबीआई जांच हो। पैर के नीचे से जमीन खसक गया। उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। एक समय कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है। जो किया आप सब लोग आप मत खाइएगा, आप मत खाइएगा। अरे बोलो और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की इसी सबसे बड़ी खबर के साथ कि भाई की मौत पर टीचर वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ खान सर पर रोशन सर आरोप लगा रहे हैं। यह तस्वीर आपकी देख रहे हैं, ये रोशन सर हैं जो जेल में थे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रिंस जो रोशन सर का भाई है जिसकी मौत हुई है नेपाल में। रोशन सर ने इसी की मौत का आरोप खान सर पर लगाया है। खान सर जो शिक्षक हैं देश और दुनिया में जिनका नाम है। रोशन सर रिहा हुए भाई की मौत के बाद, आज जमानत मिली उन्हें और जमानत पर निकले रोशन सर जब छात्रों से घिरे हुए थे। तो रोशन सर के भाई का शव उनके गृह जिले सहरसा पहुंचा है। ये वो तस्वीर है जब सहरसा पहुंचा, समर्थकों की भारी भीड़ थी। अरे गोलू, अरे गोलू, रोशन सर दरअसल सहरसा के रहने वाले हैं। भाई का पार्थिव शरीर सहरसा पहुंचा, वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रोशन सर जब जैसे ही जेल से बाहर आए, भाई की मौत पर खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। हर फैजल खान झूठा है, षड्यंत्रकारी है, हत्यारा है। हमारे भाई की हत्या फैजल खान ने षड्यंत्र के तहत करवाई है। मैं हर चीज का पर्दाफाश करूंगा। फैजल खान हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है। फैजल खान हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है। एकदम नार्को टेस्ट होगा। घर नहीं जाऊंगा अभी, जब तक मैं अपने भाई को न्याय नहीं दिला देता हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं घर नहीं जाऊंगा। किसी अगर आपको सूचना मिलेगा मैं कहाँ जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको गिरफ्तार करेंगे। जो किया आप सब लोग पूरा बिहार आप सर मत हारिएगा, आप मत हारिएगा सर, आप मत हारिएगा। फैजल खान। तो अब दो टीचर आमने सामने। दूसरी तरफ जैसे ही रोशन सर के भाई की मौत की बात सुनी तो खान सर ने एक वीडियो जारी किया, संवेदना प्रकट की। समय का चक्र किधर चल रहा है, कौन सी साजिश चल रही है, कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन तीसरा इंसान तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। आखिर वो 5 लोग कौन थे और उसके साथ क्या कर रहे थे। समय का चक्र किधर चल रहा है। दूसरी तरफ रोशन सर के जो छात्र हैं जिन्हें वो पढ़ाते हैं, वो आकर रोशन सर के साथ खड़े हो रहे हैं। वो अब ये मांग कर रहे हैं कि रोशन सर आप लड़िए। देख रहे हैं छात्र भारी संख्या में आज इकट्ठा हुए थे रोशन सर के लिए। ये उनके पढ़ाने वाले छात्र हैं। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, छात्र नारे लगा रहे हैं फैजल खान यानी खान सर को फांसी दो,
दो शिक्षकों की लड़ाई देखिए कहां से कहां तक आ गई है, जहां छात्र एक दूसरे शिक्षक के लिए फांसी की मांग करने लगे। जबकि आज अदालत ने रोशन सर को जमानत दी है, ये कहते हुए कि आप दोनों शिक्षक हैं, आपके अंदर प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, इस तरह की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा संदेश नहीं है आपके लिए भी और बच्चों के भविष्य के लिए भी। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें षड्यंत्र किया गया है और दो गुटों की लड़ाई थी, दो गुट जिनसे लड़ाई थी उन्होंने ये हत्या कराने का काम किया है। ये हत्या की गई, पूरा जांच होना चाहिए। कोचिंग वॉर में दो टीचर के बीच फिर घमासान छिड़ गया है। नेपाल से पटना और सहरसा तक हंगामा और बवाल मचा है। जेल से छूटते ही रोशन सर ने खान सर पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। रोशन सर ने दावा किया है कि उनके भाई को खान सर ने मरवाया। रोशन सर के इस दावे से बिहार में कोचिंग वाला घमासान और गर्मा गया है। खान सर और रोशन सर के छात्र और समर्थक फिर हंगामा करने लगे। जगह जगह प्रदर्शन और नारेबाजी फिर शुरू हो गई है। को न्यायिक हिरासत में रख करके उसकी भाई की मृत्यु हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत ही लगता है। पूरा जितना भी पटना में कोचिंग पे अटैक होता है, ये सारा पटेल छात्रावास का गुंडा करता है और इसको पालन पोषण कहीं न कहीं केजीज करता है। फैजल खान जो है उन्होंने ही ये मर्डर करवाया है, पूर्णतः साक्ष्य के साथ बता सकते हैं। फैजल खान का एक ही लक्ष्य है, ज्ञान बिंदु को बर्बाद करना। रोशन सर वहाँ पोस्टर फाड़ने नहीं गए थे, न प्रिंस भैया गए थे, कोई नहीं गया था। प्रिंस यादव का हत्या हुआ रिजल्ट के चलते हुए, इन्हीं की वजह से उनका भाई मर गया है। अगर वो सब कांड नहीं होता तो बाहर जाते नहीं रहते, कोचिंग संस्था से सब घटना नहीं होता। तो छात्रों को आप सुन रहे हैं और इस पर सियासत भी हो रही है। बड़ी चीज ये, तेजस्वी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप सीधे इशारों में खान सर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रोशन सर। रोशन सर कह रहे हैं फैजल खान ने ही मेरे भाई की हत्या करवाई है। मेरे भाई प्रिंस की कोई सामान्य मौत नहीं हुई है, सोची समझी साजिश के तहत उसका मर्डर हुआ। जब तक मैं बाहर था मेरे भाई को क्यों कुछ नहीं हुआ। मुझे जेल भेजते ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। हमें 6 घंटे में जेल भेज दिया। जिसने सब कुछ किया वो बाहर है, हमको फंसाया गया, मेरे भाई को खत्म कर दिया। फैजल खान बहुत झूठ बोलता है, उसका नार्को टेस्ट हो। पहले कह रहा था कि कोचिंग में गोली हमने चलवाई, वीडियो सामने आया तो पता चला कि गोली उसने चलवाई। जेल में गार्ड के जरिए हमारी हत्या कराने की कोशिश हुई है। फैजल खान और उसके कारनामों का और खुलासा करूंगा और अपने भाई के हत्यारों को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। इसके बाद खान सर ने प्रिंस की मौत पर दुख जताया। खान सर ने कहा प्रिंस की मौत की खबर सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पीड़ित परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, हम मदद को तैयार हैं। प्रिंस की मौत के पीछे किसी तीसरे पक्ष का हाथ हो सकता है। हम दोनों के बीच हुई लड़ाई का फायदा उठाने की साजिश है। मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की जाए। जो भी दोषी हो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। ऐसे लोगों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे हमें लगता है कि रोशन सर के भाई को किसी ने नहीं मारा, वो हम लोगों का करीबी दोस्त था। हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? किसी और ने नहीं भी उसको नहीं मारा और वो पहले से दरअसल बीमार था। प्रिंस यादव के दोस्तों के बयान और वीडियो भी हमने देखे हैं। ये खान सर कह रहे हैं उसकी पहले से दवाई चलती थी, उसे 2 बार अटैक आ चुका था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रोशन सर और खान सर। वो इंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है? आखिर इतनी खतरनाक चीजें इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है? तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है। मैं जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है। और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है।
हम पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। गोली किसने चलवाया? फैजल खान ने गोली चलवाया। और आरोप किस पर लगाया? हम पे लगाया। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। और हमारी सरकार से दो मांग है। हमारे भाई की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और पोस्टमार्टम दोबारा हो। साजिश के तहत उसने हमें जेल में भिजवाया, साजिश के तहत उसने हमें जेल में भिजवाया और हमारे भाई की हत्या फैजल खान ने करवाई है। और ये जो माहौल है, इस पूरे माहौल के बीच पुलिस की कोशिश ये है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसलिए पुलिस ने खान सर की कोचिंग के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं खान सर की कोचिंग बाहर सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस की तैनाती की गई है। अब आइए आपको बताऊं, बड़ी बात यह है कि आखिर रोशन सर के भाई की मौत कैसे हुई, सच क्या है। अब तक आपने रोशन सर को सुन लिया, खान सर को सुन लिया। जो अब तक सच निकल कर सामने आया है, जो चश्मदीदों ने देखा है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल रोशन सर के भाई की लाश नेपाल के विराटनगर में मिली। 24 साल के प्रिंस की मौत को काफी संदिग्ध माना जा रहा है। खबर है कि प्रिंस की आंख पर चोट के निशान मिले हैं। प्रिंस को जहर दिए जाने की भी आशंका जताई जा रही है। खान सर ने कोचिंग पर हुए हमले में प्रिंस को आरोपी बनाया था। एफआईआर होने के बाद से प्रिंस अपने दोस्तों के साथ नेपाल में रह रहा था। नेपाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। दोस्तों के मुताबिक प्रिंस काफी समय से मिर्गी की दवा लेते थे। पुलिस ने प्रिंस के रूम में से एपिलेप्सी यानी मिर्गी की दवा बरामद की है। दोस्तों के मुताबिक प्रिंस 5 से 7 दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। मौत से 2-3 दिन पहले फिर से दवा ली उसने और गहरी नींद में सोने लगा था। एक दिन सोते सोते ही प्रिंस अचानक लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तुरंत न्यूरो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नेपाल पुलिस प्रिंस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजहों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हत्या, साजिश या बीमारी से मौत की जांच में जुटी हुई है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं। जो शख्स का दावा है वो वहां मौजूद था, जो नेपाल में प्रिंस के साथ था, रोशन सर के भाई के साथ था, उसे सुनिए वो क्या कह रहा है। इसका पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अधिक करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों कुछ करेंगे उसको? कोई दूसरा ही कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। पहले से ही दवा? जी, मेंटल का दवाई चलता था। कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के कारण मतलब साइकियाट्रिस्ट का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। तो ये वो लोग हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे, जो चश्मदीद भी हैं, उनके भाई को अस्पताल भी ले गए, जो कह रहे हैं किसी ने नहीं मारा। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कानून का डंडा और बंगाल में चल रहा है अंडा। उससे पहले एक तस्वीर देखिए। शुभेंदु अधिकारी आज देखिए केएमसी में थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी पर दंडवत थे। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तस्वीर देख रहे हैं। वहां नेताजी की कुर्सी रखी हुई है। शुभेंदु अधिकारी पहुंचे, सम्मान में उनकी कुर्सी के आगे नमन किया और दंडवत हो गए। और दूसरी तरफ जो आरोपी हैं, जो कानून हाथ में लेते हैं, उन पर एक्शन हो रहा है। पुष्पा के दिन खराब आ गए हैं बंगाल में। कम से कम ये the one and only। अरे ए सिंगम जारा पुष्पा को देख जानता, उनका साथ खड़ा है हमारा जहांगीर दा। हमारा शान है जो डर गया वो मर गया, और पुष्पा डरते नहीं कभी नहीं, जो डर गया। अब देखिए पुष्पा डरते नहीं से यहां तक आ गए। पुष्पा की रोड में हाफ निक्कर पर परेड कराई जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, बीच सड़क पुष्पा को परेड कराई जा रही है। हाफ निक्कर में है, दोनों तरफ पुलिस है। टीएमसी का कहना है
कि अगर पुष्पा आरोपी है और अपराधी है तो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। कानून ये नहीं कहता है कि किसी की सड़क पर परेड कराई जाए इस तरह से। अब दूसरी तस्वीर देखिए। इससे पहले 11 तारीख को भी पुष्पा को परेड कराई गई थी। गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर ये सामने आई थी। आप देख रहे हैं पुष्पा की परेड, और सिर्फ पुष्पा की परेड नहीं, परेड टीएमसी की और बड़े बड़े नेताओं की हो रही है। कहीं पुष्पा की परेड पुलिस करा रही है और कहीं जांच एजेंसियां परेड करवा रही हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे, जिन्हें ईडी ने बुलाया था आज पूछताछ की है। ये टीएमसी के नेता हैं, विधायक हैं, लेकिन अब इन्हें पब्लिक के अंडे से डर लगता है। ये भी टीएमसी के नेता हैं, कभी अवैध वसूली और दादागिरी के नेता भी रहे, लेकिन अब इन्हें कानून के डंडे से डर लग रहा है। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल बदल चुका है। अंडा, जिसे बंगाल में डीम कहते हैं, जनता उसे खाने के लिए नहीं बल्कि टीएमसी के नेताओं को खिलाने के लिए खरीद रही है। जब भी मौका मिलता है चोर चोर के नारों के साथ फटाक से परोस देती है। कभी 2, कभी 4 और कभी पूरे के पूरे 50। ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में, इसीलिए इसको डीम मानने हम लोग आए हैं। जिसको लगता है वो बेचारा करे तो क्या करे, बस स्वाद ही लेता है। जवाब देने का वक्त अभी नहीं आया है। आपने बंगाल में पब्लिक की अंडा थेरेपी देख ली, अब कानून का डंडा थेरेपी भी देखिए। खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान न फायर रहे न फ्लावर। हाफ पैंट पहनाकर पुलिस जुलूस निकालती है तो कान भी पकड़ लेते हैं और फिर हाथ भी जोड़ लेते हैं। और अब आपको बताऊं, अब सच्चाई ये है कि पुष्पा को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद पुष्पा पर एक और मामला दर्ज हुआ है। ये तस्वीरें अगर आपको याद हो, जेपी नड्डा का काफिला जा रहा था, उस काफिले पर अटैक हुआ था। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पत्थर से हमला हुआ था। जेपी नड्डा का काफिला था, कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें मौजूद थे। इस मामले में भी पुष्पा शिकंजे में है। देखिए जरा, पुष्पा का हाल आप देख रहे हैं। शुभेंदु की पुलिस ने टीएमसी के पुष्पा की फिर से परेड निकाली है, और जिस फाल्ता में कभी टीएमसी नेता जहांगीर का दबदबा हुआ करता था, वहां वो आज कान पकड़कर, हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांग रहा। अभिषेक बनर्जी के करीबी रहे पुष्पा की कमर पर पुलिस ने रस्सी तक बांधी और फाल्ता की सड़कों पर नंगे पैर 4 घंटे तक सड़क पर घुमाया। 8 जून को टीएमसी नेता जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। जहांगीर पर अवैध वसूली और चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के आरोप थे। चुनावी हिंसा से जुड़े एक केस में अभी जहांगीर खान से पूछताछ चल रही है। पुलिस फाल्ता में जहांगीर को ले जाकर परेड निकाल रही है और सबूत जुटा रही है। लेकिन अब डायमंड हार्बर पुलिस ने जहांगीर पर एक और केस खोल दिया है। यह केस 2020 में डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष रहे नड्डा पर उस वक्त हमले से जुड़ा हुआ। दरअसल जेपी नड्डा के काफिले पर चुनाव प्रचार के दौरान अटैक हुआ था। ईंट पत्थरों से हुए हमले में कैलाश विजयवर्गीय समेत कई लोग घायल हुए थे, और इस मामले में एफआईआर भी हुई थी। उस वक्त जहांगीर खान नामजद था इस एफआईआर में, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने जांच की और जहांगीर आरोपों से बरी हो गया। जहांगीर के खिलाफ दर्ज इस केस को भी पुलिस ने बंद कर दिया था, लेकिन अब शुभेंदु की पुलिस ने इस केस को फिर से खोला है और जांच शुरू कर दी है। मतलब ममता के पुष्पा की मुश्किलें और उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। गाड़ी का बॉनेट में चढ़ के सोचे थे कि वो पुष्पा हो गया, वो हीरो बन गया। पॉकेट में हाथ देकर 4 तारीख के बाद हम डीजे बजाएंगे, अब डीजे बंगाल के लोग बजा देंगे, ये तो उनको मालूम नहीं था। कोई भी दुर्नीति करे इस भाजपा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार में, आपका कार्रवाई होगा, आपका सजा होगा। लेकिन जहांगीर खान
अपना माफिक उन्होंने जो आईनी, जो हमारा देश का कानून मुताबिक जो विचार होगा वही सब लोग मान लेगा। कानून का ऊपर में तो कोई नहीं है। उसका प्रशासनिक बात है, प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन जो करेगा, जो निकलेगा वही करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर उसने कोई गुनाह किया तो लॉ जो जिस तरह जो लॉ का जो विधान है वही होगा। अब देखिए एक तरफ पुष्पा के साथ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ आज ममता बनर्जी ने जो हालात बने हुए इसके बाद बैठक बुलाई थी। बैठक में बड़े बड़े नेता आए, ये आप देख रहे हैं। सौगत राय पहुंचे थे, कल्याण बनर्जी पहुंचे थे और कुणाल घोष इस बैठक में पहुंचे, मदन मित्रा बैठक में पहुंचे। मदन मित्रा के घर रेड हुई थी पिछले दिनों, लेकिन इस बैठक में अंडे चल गए। कोई अंडे लेकर पहुंच गया और दीदी के बड़े नेताओं पर अंडे चलाने लगा। देखिए जरा, कुणाल घोष जा रहे हैं, कुणाल घोष बैठक में शामिल होने जा रहे थे, उन पर अंडे चलाने लगा। ये देखिए, ये अंडे चल रहे हैं, कुणाल घोष पर लग रहे हैं। कुणाल घोष टीएमसी के बड़े नेता हैं। अब सवाल यह है, ये जो अंडों की बारिश हो रही है नेताओं पर, ये रुक क्यों नहीं रही? बंगाल में टीएमसी से जुड़े नेताओं पर लगातार अंडों से हमला हो रहा है। अब ममता के करीबी विधायक कुणाल घोष पर अंडा अटैक हो गया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ममता के घर से मीटिंग कर लौट रहे थे, तभी एक युवक ने कुणाल को निशाना बनाकर सामने से अंडा फेंका। कुणाल ने सिर झुकाकर बचने की कोशिश की, लेकिन एक अंडा सिर पर फूटा। कुणाल घोष ने इसे नियोजित गुंडागर्दी और पुलिस पर भगाने का आरोप लगाया, जबकि हमलावर ने कहा कि टीएमसी नेताओं ने बहुत अत्याचार और गलत काम किए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार करने वाले ये लोग इसी तरह अंडा अटैक के हकदार हैं। बंगाल में अभिषेक बनर्जी से लेकर सौगत राय तक अंडे चल चुके हैं। कटमनी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार नेताओं पर सबसे ज्यादा अंडे चल रहे हैं। बांकुड़ा में तो अंडा अटैक के डर से एक टीएमसी नेता कटमनी वापस करने लगा, तो कई जगह टीएमसी के पार्षद पुलिस के सामने अंडों के हमले से भागते दिखे। प्रदर्शनकारी और लोग बंगाल में विरोध में अंडों का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोलकाता से मिदनापुर और हुगली तक सड़े अंडों की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि सड़ा अंडा जब पड़ेगा तो वो ज्यादा दुर्गंध करेगा। एक ताजा अंडा 5 से 6 रुपए में मिल रहा है, लेकिन सड़ा हुआ अंडा 5 से 20 रुपए में बिक रहा है। अंडे फेंकना बंगाल में विरोध और भ्रष्ट नेताओं के अपमान का तरीका बन गया है। जानकार मानते हैं कि कड़ी धाराओं और जेल से बचने के लिए भी अंडे चल रहे हैं। लोग जानते हैं कि नेताओं पर हमला करने पर पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है। किसी नेता पर पत्थर या लाठी चलाने पर जानलेवा हमले के आरोप लग सकते हैं। दंगा भड़काने या जानलेवा हमले के आरोप में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो सकता है और तब विरोध कर रहे लोगों को जेल या लंबे कानूनी पचड़े में वो पड़ सकते हैं। लेकिन अंडा फेंकना को कानूनी भाषा में मामूली हमला और विरोध माना जाता है। इसमें गंभीर धाराओं में केस दर्ज नहीं होता और लोग आसानी से बच निकलते हैं। क्या इसलिए बंगाल में भ्रष्टाचार के आरोपी नेताओं पर अंडा अटैक हो रहा है? लेकिन लोगों के अंडा अटैक से कई जगह पुलिस भी निशाना बनी है। एक पुलिसकर्मी ने कहा, 1-2 अंडे ही आरोपी को लगते हैं, बाकी तो हमें लगते हैं। लोग ज्यादातर विरोध में सड़े अंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पुलिस वाला कह रहा है। अंडे का तरल पदार्थ फूट कर लग जाता है वर्दी में, हमारे शरीर पर फैल जाता है और ड्यूटी में कपड़े बदलने का मौका नहीं मिलता, तो बदबू के साथ काम करना हमें पड़ता है। अब लगता है कि अंडों के दाम बढ़ने पर ही इस तरह के हमले बंद होंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है अग्निमित्रा पॉल और दूसरे नेता। कुणाल घोष का क्या मतलब किया है? ये क्या मतलब नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक हो गया, ये डीम खाने के लायक है। ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा। ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये क्या मेरा दोस्त है? कोई दूसरा सीनियर लोगों का ऊपर ये क्या हो रहा है? अब डेमोक्रेसी को 15 साल आप पैर में कुचला दिए थे। अभी नया सरकार आने के बाद ना डेमोक्रेसी ना डेमोक्रेसी, कुछ भी आप कुचला नहीं पाएंगे। और अंडा के दुकान में जाएंगे तो अंडा वाले बोल रहे कि आपको कौन सा अंडा चाहिए, खाने वाला अंडा कि मारने वाला अंडा? और मारने वाला अंडा जो सड़ा हुआ अंडा है उसका दाम ज्यादा है। ये गुंडा लोग, बीजेपी का गुंडा लोग, वो गुंडा लोग अंडा छोड़ा है, पुलिस इधर बैठा है, खड़ा है, पुलिस कुछ नहीं करता है।
उन लोग का अगेंस्ट में कुछ नहीं करता है। कितना करतूत सबको मालूम, बंगाल के लोग कितने गुस्से में देखी है, उनको चोट ना पहुंचाते हुए अपना गुस्सा को निकाल रहे हैं अंडा खिला करके, कच्चा अंडा। ये भी बहुत अच्छा इनोवेशन है। गंदा काम बीजेपी ये सब गंदा काम सिखाते, ये बंगाल के कल्चर में नहीं है। आप किसको अरेस्ट करो, उसको केस दो, जो भी कदम उठाओ, तो अंडा फेंकना क्या कल्चर है? खराब कल्चर है, घटिया कल्चर है। एक तरफ ममता बनर्जी के नेताओं को विरोध झेलना पड़ रहा है, जो बचे हुए हैं, और जो बागी हो गए हैं उन्होंने अगला घर तलाश लिया है। ये वो नेता हैं जो बागी हो गए हैं, वो सांसद हैं जो अब ममता की पार्टी छोड़कर अलग पार्टी में जाने वाले हैं। और जिस पार्टी में जा रहे हैं वो पार्टी कौन सी है, सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा। आइए आपको दिखाऊं, ये देखिए जरा। आपने पहली बार नाम सुना होगा एनसीपीआई, ये उस पार्टी का ऑफिस है। अब इतने सांसद नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि उस एनसीपीआई दफ्तर की देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आप लोगों ने एनसीपी का नाम तो सुना होगा, शरद पवार की पार्टी, उनके भतीजे की पार्टी, लेकिन एनसीपीआई का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। देखिए एनसीपीआई क्या है, इसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, यानी एनसीपीआई। 3 साल पहले यानी 2023 में कुंडू दंपत्ति ने इस पार्टी की नींव रखी थी। ये दो लोगों को आप देख रहे हैं, यही कुंडू दंपत्ति हैं, इन्होंने ही बनाई ये पार्टी। उत्तिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं, पत्नी शेवली एनसीपीआई की कोषाध्यक्ष हैं। 2 ही लोग हैं बस पार्टी में। एनसीपीआई का रजिस्टर्ड पता बंगाल के हावड़ा के बानीपुर इलाके का है। इस पार्टी की मौजूदगी बंगाल के हावड़ा, त्रिपुरा और असम में 2023 में पहली बार एनसीपीआई त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में उतरी। अपने पोस्टर में लिखा, राजनीतिक दल बदलुओं को ठुकराएंगे, यानी इन्होंने पार्टी इसलिए बनाई थी जो लोग दल बदलू होंगे उन्हें निकाल देंगे, ठुकरा देंगे। लेकिन इन्हीं की पार्टी में सारे दल बदलने वाले आ गए। 7 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 4 पर नामांकन रद्द हो गए, और पहले चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को कुल 822 वोट मिले थे। सोचिए, कुल 822 वोट। पार्षदी के चुनाव में भी इससे ज्यादा मिलता है। ईसी के मुताबिक पार्टी को कुल 1.13 लाख रुपए का चंदा मिला, यानी चंदा भी 1,13,000 रुपए का मिला था इन्हें। 2023 में त्रिपुरा चुनाव के बाद से एनसीपीआई का कोई अता पता नहीं था, गुमनाम पार्टी। एनसीपीआई फिलहाल एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, यानी चुनाव आयोग में पंजीकृत तो है लेकिन राष्ट्रीय या राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है। ये हो गया एनसीपीआई की बात। अब आपको बताऊं कि इतने बड़े बड़े सांसद, 20 बागी सांसद, उन्होंने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन क्यों की? बीजेपी में क्यों नहीं चले गए? दूसरी पार्टी में क्यों नहीं गए? देखिए जरा, जिस पार्टी के एक भी सांसद विधायक नहीं, उसे बागियों ने क्यों चुना? सवाल ये, जिसका नाम किसी ने नहीं सुना, बागियों ने उसमें विलय कर लिया। दरअसल टीएमसी के लोकसभा में 28 सांसद थे, जिसमें 20 हो गए बागी। अब उन सांसदों के सामने चुनौती, लोकसभा की सदस्यता बचाना, जो तभी मुमकिन था जब पूरा गुट किसी पार्टी में खुद का विलय कर ले। उन्होंने एक ऐसी पार्टी चुनी जिसका जनाधार बहुत ज्यादा नहीं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में एनसीपीआई का वजूद तो है लेकिन जनाधार नहीं है। 2/3 से ज्यादा सांसदों के विलय से दल बदल कानून नहीं लगा। उन्होंने टीएमसी छोड़ भी दी और उनकी लोकसभा सदस्यता भी बच गई। और अब तो टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष इस एनसीपीआई की अध्यक्ष भी बन गई। बागियों ने एनसीपीआई में विलय के बाद एनडीए को समर्थन का ऐलान किया है। सुनिए जरा इसके बाद क्या कह रहे हैं अब सियासतदान। हो रहा है मेरे समझ में नहीं आता। वो तो मैंने देखा क्या वो लास्ट 2023 में इलेक्शन के टाइम में ये पार्टी आया है, मुझे भी नहीं पता था। और ये धलाई जिला में शायद हुआ था ऐसा, तो उसको कहाँ से कौन कैसे पकड़ के ले आते हैं मेरे समझ में नहीं आता। तो देखते हैं क्या होता है। मैं इस पार्टी का फाउंडर प्रेसिडेंट था, मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया है, तो इस रेजिग्नेशन मेरा हो गया है। तो अभी जो नया प्रेसिडेंट होगा वो लोग ही बता पाएंगे, जो नया प्रेसिडेंट है, नया जो लोग है वही बता पाएंगे। कल काम है, मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे मेरा पर्सनल काम से टाइम नहीं और प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए। जो होता है ऊपर वाला के भले के लिए होता है। अगर जुड़ते हैं तो दल आगे भी जाएगा, मगर दल के सब
चाहते हैं सब मिलके बैठ के एक साथ इसका डिसीजन लिया जाए। तो दल में सबका वेलकम है, छोटा दल है मगर अब सब जुड़ना चाहते हैं तो बात करेंगे, बात होना चाहिए। हमारे दल के किसी के साथ बात नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बंदा सुनने में आए हैं शिवली कुंडू, जिनको हम लोगों ने प्रेसिडेंट बनाया था, उनके साथ बात हुआ है। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, आप में से कई हैं जो 2, 3, 4 बार सांसद बन चुके हैं। आपकी क्या मजबूरी थी कि इस तरह से आप सब कुछ खो करके आप जा करके बीजेपी के सामने घुटने टेक रहे हैं? आपके जो सिद्धांत, आपके वसूल, आपकी विचारधारा, ये तो सब खोखले निकले। तो रही खबरों में आगे बढ़ते हैं। बंगाल से आपको लिए चलता हूं उत्तर प्रदेश। यूपी में एक मामला सबसे ज्यादा इस वक्त जेरे बहस है। जांच करने राम मंदिर पहुंच गई एसआईटी टीम। मंदिर के दान को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि करोड़ों रुपए का दान चोरी कर लिया गया। किसने चोरी किया, एसआईटी अब इसकी जांच करेगी। तस्वीर आपको दिखाऊं, एसआईटी की टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम आज पहुंची थी। सीएम योगी ने इस टीम का गठन किया है और अब यह जांच करेगी। अब देखिए जरा ये जो टीम पहुंची है ये क्या करने वाली है, क्या जिम्मेदारी इसे दी गई है इस एसआईटी टीम को। तो राम मंदिर में दान गबन के आरोप पर एक्शन शुरू हो गया है। योगी के निर्देश पर एसआईटी टीम ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये एसआईटी टीम आज जांच के लिए राम मंदिर पहुंची थी। टीम ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। राम जन्मभूमि परिसर में ही गबन के आरोपियों से पूछताछ होगी। दरअसल गबन के शक में लगभग 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अब एसआईटी टीम आरोपियों से सवाल जवाब करेगी। इस जांच को लेकर सीएम कार्यालय पल पल की अपडेट ले रहा है। 15 दिन के अंदर एसआईटी टीम को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुरोध पर योगी सरकार ने एसआईटी बनाई है। दूसरी ओर दान राशि चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस मामले में पत्र भेजा गया है और इस चिट्ठी में सीजीआई से मामले में स्वतः संज्ञान की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दान चोरी पर जांच की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए एफआईआर कराई जाए और कोर्ट की निगरानी में जांच के लिए निर्देश जारी किए जाएं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दान पात्र में 5 से 7 करोड़ की चोरी का दावा किया था और इसके बाद से ही लगातार राम मंदिर में चोरी का सवाल खड़ा हो रहा था, जिसे लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने योगी से जांच कराने की मांग की थी। अब आपको बताऊं, जो एसआईटी बनाई गई है यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम योगी ने गठित की है, जो मंदिर पहुंची है, उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं। सबसे पहले जिन्हें आप देख रहे हैं ये है विजय विश्वास पंत। एसआईटी जांच समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया और पारदर्शिता की निगरानी करेंगे। 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। लखनऊ मंडल के आयुक्त हैं। 2025 में महाकुंभ के आयोजन के दौरान भी सुर्खियों में रहे। अगला नाम है किरण एस का। एसआईटी टीम में मुख्य पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल हैं। जांच के दौरान वो आपराधिक कड़ियों को डिकोड करेंगे। सुरक्षा चूक और आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी भी इन पर है। वर्तमान में लखनऊ रेंज में आईजी के पद पर तैनात हैं। 2008 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। अगला नाम है नील रतन कुमार। उत्तर प्रदेश शासन में वित्त विभाग के विशेष सचिव हैं। बैंकिंग, अकाउंट्स और फाइनेंशियल ऑडिट्स का अनुभव है। जांच में वित्तीय और तकनीकी पहलुओं को देख सकते हैं नजदीक से। सुनिए जरा, जांच शुरू हो गई है लेकिन सियासतदान इस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है,
दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे। ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। प्रभु श्री राम मंदिर में जो पैसे का हेरा फेरी हुई है, लूट हुई है, डकैती हुई है, इसमें देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था पर ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती है। पहले ट्रस्ट कह रहा था कोई गड़बड़ नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। आज ये साबित होता जा रहा है कि करप्शन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है कि वो देखेगी कि इसके अंदर कौन जिम्मेदार है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन व्यक्तियों को धर्म ज्ञान नहीं है और उनको धार्मिक कार्यों को संचालन के लिए नियुक्त जब किया जाएगा, वहाँ का जो मैनेजमेंट है उन लोगों में भी धार्मिकता होनी चाहिए, धर्म का भय होना चाहिए। अंदरूनी मामला है तो वहाँ जो ट्रस्ट के जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारान उसकी देखरेख करें और उसके ऑडिट करें, करवाएं और किस तरीके से उसका संचालन है वो उसके जिम्मेदार हैं। तो राइट, तो एसआईटी की जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूपी से आज एक और बड़ी खबर आई। यूपी को एक नया एयरपोर्ट पहले मिला था, आज से उड़ान शुरू हुई। ये आप जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं। एयरपोर्ट शानदार भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और आज यहां से पहली फ्लाइट लैंड हुई है जेवर एयरपोर्ट पर और वाटर के जरिए इसका स्वागत किया गया, पानी की बौछार के जरिए। वाटर सैल्यूट है। इंडिगो फ्लाइट पहुंची थी। अब आइए इसके बाद आपको फ्लाइट के अंदर लिए चलता हूं। फ्लाइट में देखिए जरा क्रू और पायलट। Jewar International and its team today will do our best to make this a memorable flight for all of you. As you are aware that Jewar International Airport is located in Not International Airport is located in Jewar in Gautam Budh district. तो पहली फ्लाइट थी तो फ्लाइट के अंदर का माहौल भी अलग था। अब देखिए अंदर महिलाएं मौजूद थी फ्लाइट में और गुनगुना रही थी। पैंतीसवें खेत बहुत ही खुशी हुई है। 35वें खेत का नाम है। बहुत ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत तरक्की आबादी, बहुत ज्यादा तरक्की आबादी है और हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने घर घर में जाके सहमति मांगी है। हमारी जमीन में बना हुआ ये एयरपोर्ट, यहाँ से कितने ही यात्री, कितनी महान आत्माएं कहाँ को जाएंगी और किस क्षेत्र का विकास करेंगी। हमारी यहाँ पर जमीनें गई थी, यहाँ पर हम खेती किया करते थे, ट्रैक्टर चलाया करते थे। आज जो है ना उसी से जो है ना हम हवाई जहाज से उड़ के जाएंगे। बड़े फख्र की बात है। हम योगी जी का धन्यवाद करते हैं, विधायक जी का और मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमारा ये जो क्षेत्र है ये विश्व पटल के वहाँ पे पहुँचा दिया। नहीं, जेवर क्षेत्र को कोई भी कहीं किसी भी उसमें नहीं समझता था। राइट, इस अच्छी खबर के बाद एक और अच्छी खबर है। खबर यह है कि जंग जो चल रही थी, ट्रंप ने डील पक्की कर दी। ट्रंप ने फाइट करा दी है अपने घर में, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहली तस्वीर देखिए जरा। ये जो वॉर चल रहा था अमेरिका और ईरान के बीच, ये वॉर रुक गया है क्योंकि डील लगभग फाइनल हो गई है। तस्वीर दिखाऊं, ट्रंप कहां थे आज। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेबनान में जश्न मनाया जा रहा था कि अब जंग नहीं होगी, लोग खुशी मना रहे थे।
लेबनान वासी जंग रुकने पर खुशी मना रहे थे, तो ट्रंप कहां थे? ट्रंप का जन्मदिन था दरअसल। देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप के जन्मदिन पर उनका खास वीडियो सामने आया। 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump. I want to thank the President of the United States, our Commander-in-Chief, Donald Trump. We could not have a better Commander-in-Chief than him. It is the honor of a lifetime to serve under you. We look forward to having the backs of our troops. और ट्रंप के जश्न पर जरा व्हाइट हाउस देखिए। व्हाइट हाउस में बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था, जश्न मनाया जा रहा था। सब कुछ ट्रंप के जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में हो रहा था, व्हाइट हाउस के सामने लॉन में। अब देखिए जरा, जन्मदिन पर फाइट भी करा दी ट्रंप ने। ये देखिए, यूएफसी फाइट व्हाइट हाउस में हो रही थी। 500 करोड़ से ज्यादा इसमें खर्च हुए। आप देख रहे हैं ट्रंप बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति का शौक ये फाइट है, उन्हें काफी पसंद है, इससे जुड़े भी रहे हैं। तो अपने जन्मदिन पर खुद के लिए उन्होंने यही तोहफा रखा, 500 करोड़ रुपए फाइट पर खर्च कर दिए। और उसके बाद देखिए जरा, फाइट जो जीता है उस शख्स से मिले हैं ट्रंप, उससे हाथ मिलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। Some segment of the fan base and the pundits are not surprised that he was able to What a moment for Carolina Gaethje, an amazing woman. और देखिए, फाइटर ने अपनी मां को ट्रंप से मिलवाया है और बताया है माता जी आपकी फैन है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जंग रुकवा रहे थे, दूसरी तरफ घर में मार करवा रहे थे। देखिए जरा, यानी यूएफसी फाइट। ट्रंप ने ये फाइट चैंपियनशिप अपने 80वें जन्मदिन पर करवाई। व्हाइट हाउस के लॉन में यूएफसी चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। यूएफसी का मतलब है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अमेरिका में यह फाइट की एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग है, जिसमें रेसलिंग, जूडो जैसी किसी भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएफसी में ऑक्टागन नाम के 8 कोने वाले पिंजड़े में यह फाइट होती है। ज्यादातर मुकाबले 3 राउंड के ही होते हैं, एक राउंड 5 मिनट का होता है। इस यूएफसी चैंपियनशिप में कुल 14 फाइटर्स ने हिस्सा लिया। जीत के बाद विजेता रिंग से निकलकर सीधे राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंच गया। व्हाइट हाउस में हुई इस चैंपियनशिप में 567 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। राष्ट्रपति ने अपने जन्मदिन पर पैसा बहा दिया। इसे अब तक का सबसे महंगा यूएफसी आयोजन माना जा रहा है। अगले महीने ही अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे करना है। जुलाई 1776 में अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। पूरे अमेरिका में आजादी के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूएफसी चैंपियनशिप को भी इसी आयोजन का हिस्सा माना जा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप घर में मार करवा रहे थे, यानी फाइट करवा रहे थे, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक जंग रुकने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा है डील पक्की हो गई है। देखिए जरा, किस डील की बात कर रहे हैं वो, इस डील की बात कर रहे हैं। हाथ मिल गए, क्या गले भी मिलेंगे? ईरान अमेरिका में जंग शुरू होने के 108वें दिन यह ऐलान हुआ, जिसके तहत अब ईरान अमेरिका जंग खत्म करने पर राजी। दोनों देशों में अब युद्ध रोकने के लिए शांति समझौता होगा। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, लंबी चर्चा के बाद ईरान से डील हो गई है। हम ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाएंगे और हॉर्मुज को फिर से खोल देंगे। ट्रंप ने कहा, दुनिया के जहाज इंजन चालू कर लो और तेल बहने दो। डील पर ईरान ने कहा है कि हमने दुश्मनों को झुकने पर मजबूर कर दिया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक सेना ने कहा कि हमारी ताकत और जवाबी कार्रवाई से दुश्मनों को झुकना पड़ा है। जनता और सेना के डटे रहने से दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर है। ईरानी मीडिया ने 14 शर्तों पर समझौता होने का दावा किया। शर्तों के मुताबिक ईरान परमाणु बम नहीं बनाने का वादा करेगा। अगले 60 दिन जो बातचीत होगी उसमें परमाणु मुद्दा भी होगा। इसके बदले ईरान को नया युद्ध शुरू ना करने की गारंटी मिलेगी।
अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा और संपत्ति रिलीज करेगा। डील से पहले आधी और समझौते के बाद पूरी संपत्ति, यानी ईरान पर सैंक्शन लगाए थे, प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए थे, तो ईरान का जो पैसा दुनिया में था उसे सीज कर दिया था, फ्रीज कर दिया था। अभी ईरान की 24 अरब डॉलर यानी 2.25 लाख करोड़ की संपत्ति फ्रीज है। बात शुरू करने से पहले उसे 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे, बाकी बाद में मिलेंगे। पीस डील पर 15 से 17 जून तक चलने वाले G7 समिट में चर्चा होगी, जहां यूएई, कतर, मिस्र भी शामिल होंगे और डील लागू करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी G7 समिट में शामिल होंगे और ट्रंप से मिलेंगे। अब देखिए जरा, खुद शहबाज शरीफ अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि मैं जंग रुकवाऊंगा, फ्लॉप हो गए। अब जब जंग रुक रही है, डील हो रही है, तो शहबाज कह रहे हैं जंग तो मैंने ही रुकवाई है। सुनिए। ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। देश तभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। ऐसा तब नहीं हो सकता जब कुछ लोग आकर दबाव डालें। ये शर्म की बात है कि वो संसद के सामने खड़े होकर कहें कि जो कोई भी बातचीत करता है वो देशद्रोही है या देश को बेचने वाला है। इस बात पर संदेह है कि कोई नया समझौता उस डील से बहुत अलग या उससे कोई बड़ा सुधार होगा जो हमारे पास पहले थी और जिस पर हमने लंबे समय तक काम किया था, इससे पहले कि हम यानी अमेरिका उससे बाहर निकल गए। मुझे लगता है कि ये समझौता बहुत अहम है। मैं मानता हूँ कि हाल के हफ्तों में इस पर काफी बातचीत हुई है। कभी लगा कि समझौता हो जाएगा तो कभी लगा कि नहीं होगा, लेकिन अब ये समझौता हो गया है। मैं दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ ताकि ये समझौता कामयाब हो सके। जाहिर है किसी चीज की गारंटी नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। हम इस समझौते का स्वागत करते हैं। ट्रंप कह रहे हैं डील हो गई है, 19 तारीख को फाइनल मुहर होगी, लेकिन उसके बाद ट्रंप निकल गए अमेरिका से। तस्वीर देख रहे हैं, G7 समिट में शामिल होने के लिए ट्रंप जा रहे हैं फ्रांस। ये वो तस्वीर है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्लोवाकिया पहुंचे। पीएम मोदी यहां से फ्रांस वापस जाएंगे और G7 समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्लोवाकिया में भारतीयों से मिले। भारतीयों ने पीएम मोदी का स्वागत किया जब वो वहां पहुंचे। दूसरी तरफ देखिए कि भारत ऑयल टैंकर भारत का देखिए आया है, यानी उधर डील फाइनल हुई और इधर हॉर्मूज खुला और हॉर्मूज से पहला टैंकर एलएनजी टैंकर भारत का निकला। तो जंग रुकने से भारत के लिए क्या फायदा हुआ है और होगा, ये आपको बताता हूं। सबसे पहले सस्ता तेल और गैस। जंग रुकने की घोषणा से ही कच्चा तेल सस्ता हो गया। कच्चा तेल 4% गिरकर $83 प्रति बैरल पर आ गया है। इससे देश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम घट सकते हैं, महंगाई घटेगी। तेल गैस के दाम घटे तो महंगाई का मीटर भी डाउन होगा, क्योंकि डीजल सस्ता होने से माल भाड़ा भी कम हो जाएगा। एलपीजी सप्लाई बढ़ने से रेस्टोरेंट बढ़े हुए दाम कम होंगे, वहां के कम विदेशी पूंजी बाहर जाएगी तो आयात बिल कम हो जाएगा, जिससे देश में महंगाई कंट्रोल होगी और रुपया मजबूत होगा। सप्लाई चेन मजबूत होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से विदेशों में माल भेजना अब तक ठप हो गया था, लेकिन अब समंदर में तेल और बाकी सामान की सप्लाई हो सकेगी। करोड़ों रुपयों के फल, सब्जी और बाकी सामान निर्यात होंगे। इससे कारोबारियों और किसानों का नुकसान नहीं होगा। बाजार में उछाल। ईरान अमेरिका डील की खबरों से शेयर मार्केट में तेजी आई है। सेंसेक्स 736 अंक चढ़ा, निफ्टी 231 अंकों की बढ़ोतरी पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इससे 7.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। आज चांदी 8,906 रुपए बढ़कर 2,51,000 पहुंची।
सोना 2,846 महंगा होकर 1,50,000 पर पहुंच गया। भारतीय सुरक्षित खाड़ी के कई देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। युद्ध से इनकी जान को खतरा था, कुछ की मौत भी हुई, लेकिन अब वो सुरक्षित रहेंगे और बिना डरे काम कर पाएंगे। खाड़ी में कई जहाजों में करीब 18,000 भारतीय नाविक हैं। युद्ध क्षेत्र में होने से इन पर खतरा था, जो अब टल गया है। सुनिए जरा भारतीय एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया परेशान थी इस जंग से। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही थी, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और हमारे अपने भारत में कितनी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि हमारी सरकार ने उन दिक्कतों को बहुत हद तक लोगों को महसूस नहीं होने दिया। दुनिया के सारे देशों ने एक ठंडी सांस ली कि अभी जो क्रूड की क्राइसिस है वो ऐसा लगता है कि समाप्त हो जाएगी और हॉर्मुज से फिर से अनइंटरप्टेड सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। और क्रूड के भाव भी आपने देखा होगा और डॉलर के भाव में भी आपने देखा होगा कि एक अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है। हमारा रुपये रिकवर हुआ है करीब 2 रुपया। समझौता होता है तो वो भी अधपका ही रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो बात केवल ये हो रही है हॉर्मुज को खोलने की और ईरान पे सैंक्शंस हटने की। तो ट्रंप कह रहे हैं जंग रुक गई है, लेकिन इजराइल कह रहा है हमारा इससे लेना देना नहीं है, हमने कोई डील नहीं की है। इजराइल ने देखिए जरा बेरूत में अटैक किया है, बेरूत में बम मार दिए। इजराइल का कहना है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, अमेरिका ने डील की है, अमेरिका ने समझौता किया है, हम इस समझौते में शामिल नहीं है। तो रही अब बात लाइफ का फंडा की। जिंदगी एक सफर है, कोई मंजिल नहीं, इसलिए कामयाबी मिले या फिर नाकामी, आगे बढ़ते रहिए, अनुभव और सीख लेते रहिए। लाइफ का यह बड़ा फंडा दिया देश के महान निशानेबाज रहे जसपाल राणा साहब ने। जसपाल साहब का संघर्ष साधारण से असाधारण बनने की मिसाल है। जसपाल राणा ने कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां झेली, लेकिन न कभी रुके और न हार मानी। 1994 में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप से एक दिन पहले उनके घुटने में फोड़ा हो गया। डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी और मैच खेलने से मना कर दिया, लेकिन जसपाल राणा की नजरों में मैच और मेडल दिख रहा था। वो ठीक हुए बिना अस्पताल से मैच खेलने निकल गए। जख्म की वजह से वो अपना पैंट तक नहीं उतार पा रहे थे, तो पैंट को फाड़कर हाफ पैंट बनाई और उसे पहनकर ही प्रतियोगिता में उतरे और गोल्ड मेडल जीता। 2006 के दोहा एशियाई खेलों में उन्हें 102 डिग्री बुखार था। इसके बाद भी वो खेले और 3 गोल्ड मेडल जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जसपाल राणा ने पदकों की झड़ी लगा दी। करियर में 23 मेडल जीतना जसपाल साहब के अनुशासन, फोकस और कड़े अभ्यास को दिखाता है। लेकिन खिलाड़ी के तौर पर ओलंपिक मेडल जीतने का उनका सपना अधूरा रह गया। लेकिन मनु भाकर को कोच के तौर पर उन्हें 2 ओलंपिक मेडल दिलाए और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ झोंक दीजिए और फिर जो मिले उसे स्वीकार करिए। अपनी कामयाबी और हुनर से दूसरों को आगे बढ़ाना और समाज और देश को वापस देना सबसे बड़ी विरासत है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।